नमस्ते, वित्त दलम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में सिमकॉम फॉर्मुलेशन इस कंपनी का जो शेयर है उसके बारे में फुल एनालिसिस करने वाले हैं और उसमें हम कंपनी के रिलेटेड बिजनेस सेगमेंट और साथ ही में कंपनी का जो फंडामेंटल और फाइनेंशियल है इसके बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि ये कंपनी अपने बिजनेस में कैसा ग्रोथ डिलीवर कर रही है और कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल में वो कैसे नंबर डिलीवर कर रही है। और उसके बाद ही हम इस कंपनी में एग्जैक्ट कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है वो देख के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देखते हैं। तो सिमकॉम फार्मूलेशन ये कंपनी ग्लोबली फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और साथ ही में कंपनी के पास हेल्थ केयर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उसमें वेरियस ब्रांड के रेंज हमें देखने को मिले। साथ ही में कंपनी जेनेरिक फार्मास्यूटिकल में 15 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अगर हम वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो 400 प्रोडक्ट्स रजिस्टर हमें कंपनी के पास देखने को मिले, जो कि इस कंपनी के फार्मास्यूटिकल बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। और इस फार्मास्यूटिकल बिजनेस में कंपनी के प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स अगर हम देखेंगे 300 फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन कंपनी के पास है, जिसमें वेरियस डोजेस जैसे कि टैबलेट्स, कैप्सूल, लिक्विड ओरल्स, लिक्विड वियल्स, एम्फ्यूल इंजेक्शन, ड्राई वियल इंजेक्शन, ड्राई सिरप्स, ओरिएंटमेंट्स, इनहेलर्स और हर्बल्स हमें देखने को मिले। और साथ ही में 65 प्रोडक्ट्स कंपनी के पास ब्रांडेड एल्डोपैथी, 32 प्रोडक्ट्स ब्रांड्स अगर हम देखेंगे तो कंपनी के पास हर्बल कैटेगरी में कंपनी के पास अवेलेबल है। और कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखेंगे तो 2 करोड़ पर एनएम कंपनी का जो प्रोडक्शन है उसकी हमें कैपेसिटी देखने को मिली है। तो प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स भी कंपनी के पास बहुत ही अच्छे हैं। और उसके बाद कंपनी का ग्लोबली प्रेजेंस अगर हम देखेंगे तो 15 कंट्रीज़ में कंपनी का वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है। 400 प्रोडक्ट्स कंपनी के हमें मर्चेंट एक्सपोर्ट में यहाँ पर रजिस्टर देखने को मिले, जो कि इस कंपनी के ग्लोबल बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। और इसके बाद कंपनी के पास जो प्रोडक्ट्स है उसमें फार्मा, एग्रो कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स देखने को मिले, जिसमें सबसे पहले हम फार्मा में देखेंगे तो कंपनी के पास वेरियस एपीआई और सर्जिकल प्रोडक्ट्स है। इसके बाद एग्रो कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स देखेंगे तो राइस, व्हीट, फ्लावर, सोया, डॉस हमें देखने को मिले। और उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में देखेंगे तो कंपनी के पास फास्टनर्स, स्टील बार्स, रूफिंग शीट्स और मेटल स्क्रैप है, वो प्रोडक्ट कंपनी के पास है। तो इन्हों 3 सेगमेंट में देखेंगे तो कंपनी के पास वेरियस प्रोडक्ट्स है। और उसके बाद कंपनी का जोग्राफिकल अगर हम देखेंगे तो कंपनी 71% का जो इनकम है वो अपना एक्सपोर्ट से जनरेट करती है। और डोमेस्टिक से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का 29% का जो रेवेन्यू वो आता है। तो कंपनी को मोस्टली अपने एक्सपोर्ट्स के बिज़नेस के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट कंपनी के बिज़नेस के लिए है, क्योंकि ग्लोबली अगर कोई भी सिचुएशन अगर ख़राब होती है तो उसका इस कंपनी के ऊपर बहुत ही इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसी वजह से ये कंपनी के लिए थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है। और उसी वजह से कंपनी को अपने डोमेस्टिक का जो रेवेन्यू कंपनी जहाँ से आता है वो भी यहाँ पर गेन करना पड़ेगा। और उसके बाद कंपनी के अपकमिंग अगर हम एक्सपांशन प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो कंपनी अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी उसको 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने वाली है। और इसमें कंपनी टैबलेट से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उसमें ये एक्सपांशन प्रोजेक्ट करने वाली है। तो कंपनी का अपकमिंग एक्सपांशन प्रोजेक्ट्स है वो भी अच्छा है, और जिस वजह से कंपनी के टैबलेट से रिलेटेड डिपार्टमेंट है उसमें एक आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन सिमकॉम फार्मूलेशन इस कंपनी का जो बिज़नेस है उससे रिलेटेड है, जिसमें कंपनी फार्मास्यूटिकल बिजनेस में काम करती है, जो कि एक अच्छा बिजनेस माना जाता है। और इस बिज़नेस में कंपनी के पास बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स है। साथ ही में कंपनी का ग्लोबली प्रेजेंस भी अच्छा है, लेकिन कंपनी का जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा आता है, वो कभी भी कंपनी के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है। क्योंकि ग्लोबली अगर सिचुएशन ख़राब होती है तो इसका इम्पैक्ट इस कंपनी के बिजनेस पर कंटिन्यूस आएगा। और उसी वजह से कंपनी को डोमेस्टिक का जो रेवेन्यू वो भी गेन करना पड़ेगा, तभी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो स्टेबल रह पाएगा। तो ये थोड़ी सी निगेटिव बात कंपनी के बिजनेस के लिए देखने को मिली। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस का सेगमेंट अच्छा है, लेकिन इस बिजनेस सेगमेंट में कंपनी अपने फाइनेंशियल और फंडामेंटल में नंबर्स कैसे डिलीवर कर रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा। और तभी हम इस कंपनी में एग्जैक्ट ओपिनियन बना पाएंगे कि कंपनी इन्वेस्टमेंट की नज़र से कैसी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें, ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी सही समय पर मिल सके। उसके बाद स्टॉक का पीई रेशो अगर हम देखेंगे तो 36 है, तो थोड़े से महंगे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद कंपनी का आरओसी देखेंगे तो 9.67% और आरओई 8.48% का है। तो इन दोनों के जो नंबर्स है वो अभी पेनी शेयर की नज़र से देखेंगे तो अच्छे, लेकिन आने वाले समय में
इस कंपनी को अपने बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ करनी है तो ROC और ROE के परसेंटेज है वो मैक्सिमम 10% के ऊपर कंटिन्यूस जनरेट करने पड़ेंगे, तभी कंपनी आने वाले समय में एक अच्छा ग्रोथ कर पाएगी। और इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखेंगे और इस सेगमेंट में हम पिछले 6 सालों का डाटा देखने वाले। और सबसे पहले हम सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में ये 159 करोड़ का था। इसके अगले साल ये बढ़कर 187 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल ये बढ़कर 206 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल ये बढ़कर 245 करोड़। और इसके अगले साल देखेंगे तो सेल्स डाउन होकर 216 करोड़ और मार्च 23 में बढ़कर फिर से 225 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स है वो ज़रूर बढ़ रहा है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लोली हो रही है और इसी वजह से पिछले 5 सालों में सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो सिर्फ 7% से हो रहा है, तो जो कि एक बहुत ही पुअर है। और इसी वजह से ये सेल्स की जो ग्रोथ है उसमें कंपनी को आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ करना पड़ेगा, तभी कंपनी के बाकी के सेगमेंट के नंबर से वो भी अच्छे ग्रोथ हो पाएंगे। तो ये सेल्स कंपनी का बहुत ही एवरेज देखने को मिला है और उसके कंपैरेटिवली इसके एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा हुआ है, उस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मैक्सिमम टाइम प्लस में जनरेट हुआ है। लेकिन इसके नंबर्स देखेंगे तो मार्च 18 और 19 में 12 करोड़ के थे। इसके अगले साल ये बढ़कर 17 करोड़, इसके अगले साल बढ़कर 38 करोड़, लेकिन अगले साल फिर से ड्रॉप होकर देखेंगे तो 20 करोड़ और मार्च 23 में भी 20 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स है वो अभी भी बहुत ही वोलाटाइल नज़र आ रहा है और उसकी जो ग्रोथ है वो अभी भी बहुत ही कम है, क्योंकि मार्च 18 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12 करोड़ का था, वो अभी सिर्फ बढ़कर मार्च 23 में 20 करोड़ का देखने को मिला है। तो इसमें भी जो ग्रोथ है वो बहुत ही पुअर है और इसी वजह से सबसे पहले कंपनी को सेल्स में अच्छा ग्रोथ करना पड़ेगा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स भी देखेंगे तो बहुत ही वोलाटाइल देखने को मिले, जिसमें कभी बढ़ रहे और फिर से हमें डाउन होते हुए देखने को मिले। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी कंपनी को एक स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। और उसके बाद नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में 9 करोड़ का था, इसके अगले साल बढ़कर 11 करोड़ का हुआ, इसके अगले साल बढ़कर 14 करोड़, इसके अगले साल बढ़कर 29 करोड़ और उसके बाद फिर से डाउन होकर देखेंगे तो 20 करोड़ और मार्च 23 में भी 20 करोड़ का देखने को मिला है। तो मार्च 18 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट 9 करोड़ का था वो मार्च 23 में सिर्फ 20 करोड़ का देखने को मिला है। तो बहुत ही पुअर ग्रोथ है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिले। तो कंपनी प्रॉफिटेबल ज़रूर है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो अभी भी बहुत ही कम और पुअर है। और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी अगर हम देखेंगे इसमें भी कंपनी के जो नंबर्स है उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम देखने को मिली है। और अर्निंग पर शेयर मार्च 18 में जो 0.11 था वो अभी सिर्फ मार्च 23 में 0.21 हुआ है, तो इसमें भी ग्रोथ बहुत ही पुअर है। तो ओवरऑल पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो कंपनी का सबसे पहला सेल्स का ग्रोथ है वो बहुत ही पुअर हुआ था, उस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो बहुत ही पुअर और एवरेजली ग्रोथ हुए और इसी वजह से हम इस कंपनी में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। और साथ ही में इन सभी के नंबर से वो अभी बहुत ही वोलाटाइल परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इस वजह से ज़्यादा रिस्क लेना इस कंपनी में अभी सही बात नहीं है। और उसके बाद बैलेंस शीट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं तो सबसे पहले इसमें रिजर्व देखेंगे तो 162 करोड़ के और पिछले 4 से लेकर 5 साल में इस कंपनी ने अपने रिजर्व में एक अच्छी ग्रोथ की है। और उसके कंपैरेटिवली बोरेंग्स देखेंगे तो 83 करोड़ का है, तो जितना कंपनी के ऊपर बोरेंग्स है उसके कंपैरेटिवली डबल रिजर्व कंपनी के पास देखने को मिले, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को स्टेबल कर रहा है। लेकिन कंपनी को अपने ऊपर का बोरेंग्स जो बढ़ रहा है वो भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि इस वजह से कंपनी को अपना जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है, जिस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो उसी वजह से बोरेंग्स के नंबर से वो तो अभी रिजर्व के कंपैरेटिवली कम है, लेकिन पिछले कुछ समय से जो बोरेंग्स कंपनी के ऊपर गेन हुआ है वो कंपनी को कम करना पड़ेगा, ताकि कंपनी के नेट प्रॉफिट में स्टेबल ग्रोथ हो। और इसके बाद कैश फ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 18 में ये -6 करोड़ का था, इसके अगले साल ये 7 करोड़ का रहा, इसके अगले साल फिर से ड्रॉप होकर 1 करोड़, इसके अगले साल -5 करोड़, इसके अगले साल मार्च 22 में -2 करोड़ और मार्च 23 में +1 करोड़ का है। तो कंटिन्यूस नेट कैश फ्लो के नंबर से वो प्लस और माइनस में जा रहे, तो इसमें भी हमें ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिली। तो नेट कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव में जनरेट होना कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस कंपनी का वो अभी हमें बहुत ही
अनस्टेबल देखने को मिला है और इसी वजह से कंपनी को नेट कैश फ्लो के नंबर्स अगर पॉजिटिव में कंटिन्यूस जनरेट करने, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो नंबर्स है वो कंटिन्यूस प्लस और माइनस में जा रहे, वो इस कंपनी को प्लस में कंटिन्यूस जनरेट करने पड़ेंगे, तभी नेट कैश फ्लो के नंबर से वो कंपनी पॉजिटिव में जनरेट कर पाएगी। और उसके बाद डेब्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 18 में ये 187 थे, जिसके बाद 1-2 साल ये ज़रूर कम हुए, लेकिन पिछले 3 सालों में 100 डेज़ के ऊपर डेब्टर डेज देखने को मिले। तो पिछले 3 ईयर्स में इस कंपनी के डेब्टर डेज बहुत ही हाई हुए, जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन होता है, क्योंकि डेब्टर से पेमेंट लेने में अगर ज़्यादा समय लगता है तो कंपनी के पास ज़्यादा जल्दी कैश नहीं आ पाता। और उसके बाद इन्वेंट्री डेज अगर हम देखेंगे तो 50 डेज़ के आसपास हमें मैक्सिमम पिछले कुछ समय से ये देखने को मिले। तो कंपनी अपनी इन्वेंट्रीज है वो मैक्सिमम 50 डेज़ के आसपास बेच रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। तो इसमें कंपनी के जो नंबर्स है वो कंपनी ने स्टेबल करके रखे, लेकिन डेब्टर डेज बहुत ही हाई है और ये इस कंपनी को कम करने पड़ेंगे। और उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर के पास 50% की एक अच्छी हिस्सेदारी देखने को मिली और उसके कंपैरेटिवली पब्लिक के पास लगभग 49.44% की हिस्सेदारी है। तो लगभग अगर हम देखेंगे तो पब्लिक और प्रमोटर के पास मैक्सिमम आसपास ही हिस्सेदारी देखने को मिली, लेकिन पिछले कुछ 2-3 ईयर से अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर ने इस कंपनी में लगभग 4% की हिस्सेदारी बढ़ाई है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन कंपनी में एफआईएस और अगर हम डीआईएस की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो वो अभी हमें ज़ीरो देखने को मिली है, क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस अभी इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं हुए। और इसी वजह से जब तक कंपनी के नंबर्स, स्पेशली कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो अभी हमें पुअर देखने को मिली, वो बहुत ही अच्छी नहीं होती, तब तक एफआईएस और डीआईएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में नहीं आएगी। क्योंकि कंपनी अगर सेल्स का ग्रोथ अच्छा करेगी तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी के जो नंबर्स बहुत ही एवरेज और वोलाटाइल हो रहे वो स्टेबल होंगे और उसके नंबर्स में अच्छी ग्रोथ उसमें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले कंपनी को सेल्स का ग्रोथ है वो एवरेज से बढ़ाकर अच्छा करना पड़ेगा और साथ ही में कंपनी के ऊपर जो बोरंग्स बढ़ रहा है वो भी कंपनी को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ताकि कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट ना हो। तो सिमकॉम फार्मुलेशन लिमिटेड ये कंपनी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अभी हमने देखा कि ये कंपनी नेट प्रॉफिटेबल भी है, जिस रीज़न की वजह से हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अभी भी हम इस कंपनी में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे तो बहुत ही वॉलेटाइल और बहुत ही कम कंपनी के नंबर्स अभी देखने को मिले, जो इस रीज़न की वजह से अभी हम इस कंपनी में बड़ी इन्वेस्टमेंट के रिस्क नहीं ले सकते। तो फिलहाल कंपनी प्रॉफिटेबल है और फार्मास्यूटिकल में काम करती है, उस वजह से हम इस कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग कर सकते हैं। लेकिन जब तक कंपनी के परफॉर्मेंस बहुत ही वोलाटाइल और कम रहते हैं तब तक हम इस कंपनी में बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। और इसके लिए कंपनी को सबसे पहले सेल्स का ग्रोथ यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, कैश फ्लो के नंबर्स कंपनी को जो बहुत ही वोलाटाइल है वो स्टेबल करके प्लस में जनरेट करने पड़ेंगे और साथ ही में कंपनी का डेब्टर डेज जो हाई है वो भी कंपनी को कम करना पड़ेगा, तभी इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो आने वाले समय में स्टेबल हो पाएगी। तो फिलहाल कंपनी के परफॉर्मेंस बहुत ही वोलाटाइल है, उस वजह से हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है, इस रीज़न की वजह से एक छोटी इन्वेस्टमेंट से इस कंपनी में स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो ये वीडियो को रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कंपनी आने वाले समय में एक अच्छा ग्रोथ कर पाएगी, स्टडी पर्पस से इस कंपनी में यहाँ पर फोकस देना चाहते हैं, तो एक छोटी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन बड़ी इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में अभी बहुत ही रिस्की हो सकता है, तो इसी वजह से बड़ी इन्वेस्टमेंट करना अभी हमें इस कंपनी में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, जब तक कंपनी के परफॉर्मेंस स्टेबल और नंबर्स कंपनी के अच्छे गेन नहीं होते।